दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ आज फिर शादाब रिजवी सर हैं। 3 दशक से ज़्यादा का जर्नलिज्म का अनुभव है। देश के नामचीन मीडिया हाउसेस के साथ जुड़े रहे हैं, लगातार अभी भी जुड़े हुए हैं और बहुत डेप्थ के साथ आपने पॉलिटिकल जर्नलिज्म की है, ख़ास तौर पर वेस्टर्न यूपी में और एनसीआर में। आपका स्वागत है सर चैनल पे। थैंक यू, नमस्कार करण जी। सर आज फिर आपके खजाने से कुछ चीज़ें निकालनी हैं तो ये आपका हक है। खास तौर पर, निश्चित तौर पर सर, और ये आपका बड़प्पन है कि आप हमें हमारा हक जो है दमदारी के साथ देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात रविंद्र जी एक और भी है सर, ये दर्शकों का या पाठकों का, क्या दोनों ही है, उनका प्यार भी है। हाँ, जो हमें बार बार या आपको जो है बार बार ये करने के लिए कहता है। निश्चित निश्चित सर, और निश्चित। ये उनका जब तक प्यार है तो आप भी आगे हैं, हम भी आगे हैं, और हम उनके प्यार पे बने रहें, उनके प्यार पे खरा उतरे हैं। आपका चैनल इसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, यही बहुत बड़ी बात है। और ये सब होगा जब हम क्रेडिबिलिटी के साथ, तथ्यों के साथ और समाज के ऐसी चीज़ों को आईना दिखाने की कोशिश करें जो जनता, जो हमारे पाठक या हमारे जो दर्शक हैं, वाकई उनके दिल की बात हो, उनकी परेशानी की, जिनको आमतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया इग्नोर करके ऐसा मेरा आपसे आपसे है कि आप इस पे निश्चित। हमारा तो कोई नहीं, हमें तो आप घंटे 2 घंटे हम आपके साथ आ गए, लेकिन आपका साथ ये लगा 24 घंटे जिस तरह से आपने एक बड़ा डिसीजन आपने लिया, एक मेन स्ट्रीम नौकरी में से आपने नौकरी छोड़ी, आपने फिर मीडिया उसमें एजुकेशन हब में आप गए, एक बड़ी आपको वहाँ प्लेटफॉर्म मिला, और आपने वहाँ से ही पता नहीं क्यों आपको मोहब्बत जो थी वो इसी से थी, जनता से कहीं जुड़े रहने की, और आपने वो किया। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, और ये छोटा डिसीजन हो सकता है, आप शायद इसको छोटा मानते हो, लेकिन जितने लोग आपसे अपने हैं, आपके करीब के लोग हैं, आपको जानते हैं, फैमिली को जानते हैं, आपका ये डिसीजन बहुत बड़ा था। और मैं तो ये कहूँगा कि आपने डिसीजन लेके जो ये सब किया है, अब शुरू किया है, जनता की आवाज़ बनने की कोशिश की है, तो यकीन मानिए, शायद पता नहीं आप कितना अपने आप को वॉच कर रहे हैं, लेकिन यकीनी तौर पे आप अपने चैनल देखिए, अपनी व्यूअर्स देखिए, जनता आपको वो मान रही है और जनता आपको स्वीकार कर रही है, और जनता चाहती है कि आप जनता के बीच रहें, उनके भाई बन के, बेटा बन के उनकी बात उठाएं। तो मेरा तो आपसे यही है रविंद्र जी कि इसको बस धार देते रहिए, और हम जैसे का जो है बीच में जो है उठाते रहिए। शुक्रिया सर। मेरे लिए तो ये प्राउड वाली बात है, मैं इससे प्राउड फील करता हूँ जब सीनियर्स आपके काम को कंसीडर करते हैं, निगाह रखते हैं और गलतियों पे फोकस करते हैं, गलतियां भी बताते हैं और अच्छी चीज़ों पे सराहना भी करते हैं, तो अच्छा लगता है निश्चित तौर पे, और उससे आगे काम करने का हौसला मिलता है। मित्रों, आप सबके कमेंट्स तो लगातार मुझे बड़ी ताकत दे रहे हैं। जिस तरह से आप एक एक वीडियो पे कमेंट्स कर रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं, सवाल इसका नहीं है कि आपको मेरा काम नापसंद है, आपको कोई बात ऐसी लगती है जिससे आप असहमत हैं, तो उसका स्वागत है, उस पर भी हम बात करेंगे। असहमतियों का दिशा मिलती है, हमको सीखने को मिलता है और बेहतर करने का मौका मिलता है। सर खैर, ये थोड़ा विषयांतर हो गया सर, ज़रूरी था सर। शुक्रिया आपका। आज हम ये चर्चा करना चाहते हैं सर आपसे कि ऐसा आखिर क्या हुआ यूपी की पॉलिटिक्स में, ऐसा क्या बड़ा उलटफेर हो गया कि पीएसपी जिसकी सुप्रीमो 4 बार यूपी की सीएम रही, उनको अचानक से उपचुनाव लड़ना पड़ गया। आमतौर पे वो उपचुनाव नहीं लड़ती। मुझे लगता है रविंद्र जी, आप जो हैं अपना वीडियो बनाते बनाते और लोगों की बातें करते करते जो है वाकई बहुत सियासत की दुखती नसों को पकड़ने लगे हैं। तो ये वाकई आज की तारीख में बहुत ही, रविंद्र भाई, इसे आप ज्वलंत मुद्दा कह सकते हैं सियासत के तौर पर। बहुजन समाज पार्टी वेस्ट यूपी में एक बार 2002 के बाद एक अच्छा उसकी पकड़ यहाँ रही है। आप जो हैं सहारनपुर से लेके और आगे तक बढ़ जाएंगे आगरा तक, तो उसके एमपी रहे हैं, तमाम विधायक रहे हैं, सत्ता में सब चीज़ रही है। लेकिन ये जो चुनाव, अब उपचुनाव हो रहा है, आम चुनाव की हम बात ही नहीं कर रहे। मजे की बात देखो, हम उपचुनाव पे मायावती क्यों लड़ रही है इस पर चर्चा कर रहे हैं। मायावती ने आम चुनाव में क्या किया, रिजल्ट कैसा रहा, ये सब गौण हो गया है। ये बहुत ही डिप्लोमेटिक बात है, ये बहुत ही गोपनीय बात है और संजीदगी वाली बात है। मायावती कहिए या बहुजन समाज पार्टी या थिंक टैंक कहिए, हालांकि बहुजन समाज पार्टी में कोई थिंक टैंक नहीं है, मायावती सर्वे सर्वा। इस उपचुनाव में ज़रूरी से ज़्यादा मजबूरी है बहुजन समाज पार्टी की और मायावती की मजबूरी। हाँ, मुझे पता था आप ये पूछोगे मुझे कि मैं इसमें पहले से मैंने जब ये अल्फाज कहा तो मैं तैयार था, मैं जवाब दूंगा। देखिए, आप बैक में जाएं, बहुजन समाज पार्टी ने कभी
कभी से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कोई इक्का दुक्का की बात छोड़ दो, कभी होता है जी कभी चुनाव नहीं लड़ा उपचुनाव, जी और जब उपचुनाव नहीं लड़ा तो उसके बीच में पिछले 1-2 चुनाव में उन्होंने जब 1-2 चुनाव हुए तो उसमें ज़रूर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, वो भी एक आध सीट पे। इस बार चूँकि बड़े पैमाने पर 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 10 पे होना था, 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। और सिर्फ प्रत्याशी नहीं उतारे, कोशिश करी कि बेहतर प्रत्याशी उतारे जाएँ, कोशिश करी कि जातीय समीकरण बनाए जाएँ, कोशिश करी कि फील्ड में जो है अपने आप की मौजूदगी दिखा के मेन फाइट में आया जाए। और वो कितना आएगा नहीं आएगा वो तो करीब 20 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो पिछला इतिहास अभी आ रहा है 2012 के बाद जो चुनाव हुए हैं, 17 का हुआ, 22 का हुआ, 24 का हुआ, ये तमाम चुनाव हुए हैं, इनमें जिस तरह गिरावट बहुजन समाज पार्टी की वोटिंग में रही है, उसकी जनाधार में रही है, वो उसको अब ये मजबूर कर दे रही है। ये 22 तक उन्होंने 17 तक भी 22 तक उन्होंने बर्दाश्त किया कि चलो हम इसे संभाल लेंगे। लेकिन 22 में जो है 22 के बाद मानिए आप 22 से सियासत में अचानक जो है आज़ाद समाज पार्टी जी कहिए या भीम आर्मी कहिए या उसका नेता चंद्रशेखर आज़ाद कहिए, तो उसका उदय हो गया। और जब तक वो राजनीतिक वाली स्थिति में रहे तो कोई दिक्कत नहीं। जब 2022 के आसपास उन्होंने अपने आप को राजनीतिक और तमाम चीज़ें बातें करनी, पॉलिटिकल पार्टी बना दी, भीम आर्मी के बजाय वो भी रखा और ये भी रखा, जब बना दी आज़ाद समाज पार्टी बना दी, तो तब के बाद भी लोगों ने उन्हें सीरियस नहीं लिया। सीरियस कब लिया? जब बुलंदशहर यूपी के मेरठ मंडल के बुलंदशहर लोकसभा वो विधानसभा सीट पे जब वहाँ एक पूर्व मंत्री थे और विधायक थे सिरोही साहब, उनकी डेथ हो गई, वीरेंद्र सिंह जी। वहाँ फिर उपचुनाव में वहाँ तमाम आप बुलंदशहर में भी लंबे, हाँ मैं लंबे टाइम रहा, इसलिए मुझे और भी याद है। जब वो चुनाव हुआ तो वहाँ पहली बार चुनाव लड़ा, आज़ाद समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट को लड़ाया, और वहाँ के वो मीठ कारोबारी हैं, खुर्जा के रहने वाले, उनको कैंडिडेट बनाया जी। और मज़े की बात देखिए कि पहले चुनाव में उन्होंने 30 नंबर पर आकर अच्छी खासी वोट, यहाँ से कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी वो वोट दलित का था ज़्यादातर या कोई मुस्लिम का था, वो दोनों वोट बैंक किसका माना जाता था? 100% दलित माना जाता था बसपा का, और मुस्लिम में बंटवारा सपा और बसपा का, भाजपा को जाता नहीं। तो यहाँ ये लगा कि कहीं ना कहीं अखिलेश उसको तो ये लगा चंद्रशेखर को तुझे जो है लोग पसंद कर रहे हैं, और बसपा को ये लगा कि तुम में डेंट लग गया। उसके बाद जब 2024 का चुनाव आता है, 2024 के चुनाव में, उससे पहले 19 के भी ये था, जब 2024 का चुनाव आता है तो 2024 के चुनाव में खुद जो है चंद्रशेखर कैंडिडेट बन जाते हैं। कहाँ से? नगीना से। उस सीट से जो दलितों की सीट है, उस सीट से जैसे सारे दिग्गज, मतलब वो जब बिजनौर का हिस्सा होकर खुद मायावती चुनाव लड़ी, उससे जैसे मीरा कुमार चुनाव लड़ी, बिजनौर जिले का हिस्सा, और वो जो है एक तरह से आगरा रामविलास पासवान लड़े, मीरा कुमार लड़ी, मायावती लड़ी है, और उत्तर प्रदेश में आगरा के बाद बिजनौर को जो है दलितों की राजधानी कहा जाता है, तो वहाँ से चंद्रशेखर लड़े। उनको वहाँ ऐसा हुआ कि दलित का, मुस्लिम का और उस पिछड़े समाज का जिसकी आवाज़ कोई नहीं उठाता था, वो उनको साथ मिल गया। और साथ ऐसे मिला कि बात ये नहीं है भाजपा सपा से जीत जाना, किसी भी सिंबल पर जीत जाना अलग बात है, किसी पार्टी के, नेशनल पार्टी की निर्दलीय जीत जाना आज की तारीख में बहुत बड़ी बात होती है। या तो माफियाओं का नाम ये बात रही है, या फिर बहुत बड़े दानवीरों के नाम ये रही है। वो जनाधार वाला आदमी था। शुरू में तो जब मेन स्ट्रीम मीडिया में एक डिस्कशन था तो तब लोग ये कह रहे थे आमतौर पे, और ग्राउंड पे पल्स भी यही था कि लड़ाई जो है बीजेपी और सपा के बीच में है, और एक जज साहब को लड़ाई दिला के समाजवादी पार्टी वहाँ लेके आई। लेकिन मैं इसमें एक बात कहूँगा, उस वक्त जब चर्चाएं हुई थी और मीडिया हम लोगों से कांटेक्ट किया था, उनमें आप भी शामिल थे, मेरे याद आ रहा है, और हम लोगों से पूछा गया था, तो शायद मैं और आप दो ऐसे शख्स थे जिन्होंने कहा था कि चुनाव जो है भाजपा और चंद्रशेखर का याद है, और चंद्रशेखर अव्वल है। वो 7 जर्नलिस्ट उसमें थे, मुझे याद है, हम दोनों 4-3 का रेशो था। जी हम 4, इसमें हम दोनों की राय एक थी, और हम चूंकि हम ग्राउंड पे वहाँ पर हम गए। अच्छा एक बात फिर हम थोड़ा सा दूसरी तरफ चले गए, विषाद हो गए, तो हम वापस जा रहे थे कि मायावती उपचुनाव में क्यों जी। तो इसकी वजह क्या हुई कि उसके बाद फिर जब चुनाव हुए तो ईमानदारी से, इससे पहले निकाय चुनाव हुए और दूसरे जो चुनाव थे तमाम दलितों में, और बड़ा मैसेज मेरठ से गया था। मेरठ में निकाय जब चुनाव हुआ मेयर का, मैं मेरठ की इसलिए कर रहा हूँ, मेरठ भी वेस्ट यूपी की राजधानी, सियासी तौर पर पॉलिटिकली बिल्कुल बड़ा सेंटर, तो वहाँ मायावती के कैंडिडेट को दरकिनार कर दिया। वहाँ लोकसभा में मायावती कैंडिडेट को दरकिनार कर दिया मेरठ में, और तमाम सीटों पर जो है कोई सीट नहीं आई, और विधानसभा में भी एक सीट 2022 में उमाशंकर जी की आई थी, एकमात्र पूरे प्रदेश में। और तो ऐसी स्थिति बनी कि उन्हें ये लगने लगा, ये मैसेज जाने लगा आम तरीके से कि बहुजन समाज पार्टी है जो उसका कोर वोट बैंक है वो छिटक गया। और इसमें कोई शक भी नहीं कि लोकसभा चुनाव में कोर वोट बैंक भाजपा और इंडिया एनडीए गठबंधन की तरफ कहीं ना कहीं खिसक गया था। ये आप भी जानते हो और आंकड़े बताते हैं, और राजनीतिक विश्लेषक जो बाकी लोग हैं वो भी जानते हैं।
तो ये मायावती के लिए मजबूरी हो गई कि अगर ये चुनाव, क्योंकि ये चुनाव चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी समाजवादी आज़ाद समाज पार्टी सब जगह लड़ रही है और मायावती कहीं चुनाव लड़ती नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने पहले जो उन्हें आभास था और जानकारी थी तो चंद्रशेखर चुनाव लड़े हैं, तो उन्हें लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी केतली पे, हाथी पे वोट करने वाला इंसान वो केतली पे वोट करना ना जान जाए। अभी नया नया मामला में गिना था, अब यही जो अगर फ्लो चल गया तो हाथी पे जो अभी तो भटके हैं फिर झटक ना जाए, जो भटके हैं वो झटक ना जाए। तो इन भटके और झटके के डर की वजह से, खौफ की वजह से उन्हें चुनाव में आना पड़ा, जो मेरा मानना है। ये भटके और झटके का खौफ था। हाँ, भटके और झटके का खौफ था। जो झटका तो झेल गए वो किसी तरह, क्योंकि ये कहने को भाई चलो कहीं वोट नहीं मिले, लेकिन अगर झटक जाते, आपके झटक गए तो फिर ये होगा कि 100% जो है, जो सपा बसपा थे जो थे भाजपा के बीच में कहीं बटा है तो हम रोक नहीं पाए, और क्योंकि वहाँ तो उनके पास दलित ऑप्शन है नहीं कोई, और ये तमाम तौर पर एक सामाजिक तौर पे, सियासी तौर पे एक आम तरीके से आम धारणा जरूर है कि आने वाला कल अगर कहीं दलितों का दूध का आइकॉन बन गया, वो लोग कहते हैं दूध का आइकॉन, लेकिन कल अगर कोई बात आ गई, जब अगर मायावती जी भगवान न करे पार्टी और कमज़ोर होती है, या मान लो उनके बाद की कोई बात आती है जो हम अभी भगवान को दीर्घायु करें, है ना, तो फिर चंद्रशेखर को उनका विकल्प अभी से मानना शुरू कर दिया गया है। और अगर वो मान लिया गया तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि उपचुनाव में उनके भतीजे आकाश आनंद ने बहुत कोशिश करी, अभी हरियाणा में भी कोशिश करी, यूपी में भी कोशिश करी थी, हालांकि बीच में हटा दिया गया, लेकिन वो भी असरदार साबित नहीं हुई। आपको लग रहा है कि बहन जी कहीं ना कहीं चूक कर रही हैं? आकाश को जिस तरह से वो बिजनौर की सभा के बाद पीछे ले जाती हैं बैकफुट पे, तो दरअसल बिल्कुल आपका सवाल पूरा नहीं हुआ खैर अभी, लेकिन फिर भी मैं समझ गया आपका भाव। मायावती जी की कमी है, वो बहुत जल्दी रिजल्ट पर डिपेंड करती हैं, ना कि खेलने पे। अगर क्रिकेट का मैच है तो उन्हें यानी कि विकेट, उन्हें लगता है तो जीतेंगे हारेंगे उस पर डिपेंड करती है, हमारा खिलाड़ी कैसे खेलेगा इस पर डिपेंड नहीं करता। इससे पहले जब सत्ता में होती हैं तो बहुत एग्रेसिव होती हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है, क्राइम कंट्रोल उनका अच्छा होता है, डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं, अपने दलित समाज का भाव सबसे ज़्यादा अगर यूपी के अंदर किसी ने बढ़ाया है आज तक सरकारों में तो वो उनके नाम रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो है वो अपने दलित समाज को बांध के उनको सुविधाएं बहुत देती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे अम्बेडकर गाँव के नाम पे हो, दूसरे नामों पर बहुत कुछ करती हैं, लेकिन जब वो सत्ता से हटती हैं तो वो गौण हो जाती है, फिर वो कहीं ना कहीं 4 दीवारियों में कैद हो जाती हैं, चाहे वो दिल्ली की कोठी हो, चाहे वो किसी अपने कार्यकर्ता के नहीं जाएंगी, किसी शादी में ब्याह में नहीं जाएंगी, किसी और में नहीं जाएंगी, ये उनके अंदर। ऐसे क्या आकाश आनंद के साथ हो, देखिए आकाश आनंद नेता का कोई कब बनेगा, आप अगर चंद्रशेखर को रोकना चाहते हैं, चंद्रशेखर ने 50 मुकदमे उन पे हुए किए या हुए तो उन्हें एग्रेसिव, और आज भी वो इतने मुकदमों के बाद और दूसरे नेता भी इतने मुकदमों के बाद एग्रेसिव तब रहते हैं, उन्हें अपनी सियासी पहचान और अपनी चीज़ें जो हैं बना कर रखें। ग्राउंड पे तो दलित यूथ करना पड़ेगा ना, भाई जी शेर की तरह दौड़ते हैं संसद में, भाई जी कहता है, मैं यही शब्द कह रहा था, उनको हर कोई तो भाई बोलता है, हमारा भाई हमारा भाई, और जब वो भाई जी जोड़ते हैं तो उनमें मुस्लिमों का फूट आता है। मुसलमान और दलितों का ये लैंग्वेज है, भाई जी है, मुसलमानों की तरफ से ये सब भाई जी कहना शुरू कर दिया गया। वो कब कहा? वो उसने जब मुसलमानों के बहुत सारे मुद्दे दिल्ली से लेके देश के हर कोने में उठाए। अभी देखिए कोई नमाज की बात आई, किसी और चीज़ों की बात आई, अभी जब नाम लिखे जा रहे थे जी खाने पीने की चीज़ों हाँ, तब उन चीज़ों की बात आई अभी कावड़ के टाइम पे, तो तमाम चीज़ें वही बोले, कोई मुस्लिम नहीं बोला, कोई एमपी नहीं बोला, कोई एमएलए नहीं बोला। तो ये जब उन्होंने भाई जी जब कहने वाली बात आई, जो आप कह रहे थे भाई जी वाला शेर वाला, वो मुस्लिमों ने जब शुरू किया था भाई जी कहना, तो एक भाई जी जो है ना या बहन जी, तो भाई जी वो उसका एक अभिमानीय ये एक बाकायदा सोची समझी पैरेलल शब्दावली है ये, कि बहन जी को और भाई जी को आप लाएं तो बराबर खड़े करेंगे आप, कि अगर आपको बहन जी मानते हैं तो हम भाई इनको भाई जी मानते हैं। तो कल उस डर की वजह से जो मेरा अपना मानना है और जो लोगों का मेरी बात होती है, जो पार्टी के लोग, उन सबको मानने के लिए, भविष्य के लिए देखने के लिए, जो रिजल्ट वाला जो देखते हैं मामला, उसको देखते हैं, उनको लग रहा था कि अगर इनमें उपचुनाव में तुम नहीं जाते हो तो ये दलित वोट को उनको ऑप्शन नहीं मिलेगा, और अगर ये होगा आज़ाद समाज पार्टी तो पिछली बार तो सपा और भाजपा के, तो इनको ये चीज़ चली जाएगी, और अगर ये चली गई तो वोट डालना ये हाथी की बजाय केतली से सीख जाएगी, और अगर केतली की जगह चाय अगर गर्म हो गई तो पी नहीं जाएगी फूंक फूंक मार के भी। हमारे चैनल पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए और उसमें लिखा कि देख ली सारी पार्टी, अब की बार केतली। तो ये नारा वहाँ ग्राउंड पे भी लोग दे रहे हैं इस तरह से। और एक खास बात ये एक ये फर्क महसूस हो रहा है सर मुझे भी ग्राउंड पे काम करते हुए, कि अब उनका जो वोट बैंक है, उनका जो वोटर है वो वोकल हो गया है। हाँ, पहले वो बोलता नहीं था, बहन के समय का जो वोटर था, लेकिन जो अगली पीढ़ी है, हाँ, जो ये नई जनरेशन है, ये एग्रेशन के साथ बोलती है, अपनी बात रखती है, तर्क के साथ सवाल उठाती है। जैसे मैंने
देखा वो जिस तरह से चंद्रशेखर वहाँ पेनिट्रेशन करते हुए मीरापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैंने कवर किया, तो वहाँ पे चंद्रशेखर लगातार जनसभाओं में महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, गन्ने के भाव का सवाल और महिलाओं की सुरक्षा का सवाल, समाज में बराबरी का सवाल, आरक्षण का सवाल, संविधान का सवाल, जिस तरह से वो उठा रहे हैं इन सवालों को, तो वो सवाल एक तरह से उनके वोटर के ब्रेन में फिट हो रहे हैं और वो भी वैसे ही सवालों को उठा रहे हैं ग्राउंड पे। तो ये बदलाव है। रविंद्र जी, आप इसको देख रहे होंगे, जी। चंद्रशेखर की जो वे ऑफ टॉकिंग है ना, जी। जो बात करने का तरीका है, जी। जो बात करने की प्रेजेंटेशन उसकी जो जी। है ना, जी। आप अभी राहुल गांधी जी, आप अखिलेश जी, तमाम दूसरे नेताओं को, मायावती जी, जी। तमाम लोगों को, भाजपा के बहुत सारे नेता जी। आप लीजिए, वो क्या करते हैं कि वो सेट लैंग्वेज से चलते हैं। हाँ। और वो अगर उनको एक प्रचार करना है 10 दिन, तो वो ये समझते हैं कि मैं मीरापुर कर रहा हूँ, कल खैर कर रहा हूँ, हाँ। तो खैर में ये बात नहीं हो सकती, ये बात मीरापुर में थी, जी। तो उन्हीं को रिपीटेशन करते हैं। हाँ। चंद्रशेखर की खास बात ये होती है कि वो किसी भी एक ज्वलंत मुद्दे को ऊपर रखता है और जो बाकी चीज़ें हैं उनको साथ में जोड़ता है। हाँ। अगर एक दिन में उसे 3 जगह कहीं सभाएं करनी है, तो तीनों जगह जो उसका मुद्दा होगा वो अलग होगा, ऊपर वाला, और नीचे वाले सेकेंडरी दूसरे होते हैं। तो ये अपीलिंग होती है। और जब ये दूसरी बात कि क्या है, उनका जो अभी पहनावा है वो नेताओं वाला नहीं आया, कि अभी उसको जो चुटकी मारने वाला नहीं है। अभी वो जीन्स शर्ट, गले में गमछा और वो रफ टफ जूते, वो बात दूसरी, घड़ी जो है वो अच्छी दिखाई देने लगे है, दूसरी चीज़ें, वो तो देखो होता है। जी। लेकिन वो चीज़ों को अपीलिंग करती है, अपनापन कहीं आता है। तो वो जो अपनापन है ना, वो मैं फिर वही ला रहा हूँ आपको, अपनापन कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के को ये कर गया था कि दलितों में गैरपन ना आ जाए, जो उसका अपनापन है, जो उसका अपन बन रहा है, तुम्हारा गैरपन ना आ जाए। अगर तुम्हारा गैरपन आ गया, उसका अपनापन बढ़ गया, तो तुम जो ये होता है कि बसपा बहुत गिर जा रही है, बसपा खत्म होने की तरफ जा रही है, तो ये बहुत जल्दी और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। और जो आने वाले चुनाव में है, चाहे ऊपर 27 का हो, क्योंकि आगे जैसे चुनाव आएंगे तो मायावती जी का जादू हो सकता है और कम होगा, क्योंकि एज फैक्टर है, तमाम चीज़ें हैं, उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। और आनंद को जो है, आकाश आनंद को आप उतना फ्री हैंड दे नहीं पा रहे हो, क्योंकि उन्हें डर होता है। मैंने जो बताया था आपको बात की थी, तो वो फिर गौण हो जाती हैं, एक कोठी में कैद हो जाती हैं, किसी की जाति नहीं है, और वो अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देती है, कोई धरना, कोई प्रदर्शन कुछ नहीं करेंगे आप कहीं भी, सिर्फ अगर है ना ज्ञापन देंगे। तो इससे क्या होता है, जब आदमी को लगता है कि हमारे सुख दुख में हमारे साथ नहीं है, तो क्यों खड़ा हो। तो दलित के अलावा कोई इसलिए बाद में खड़ा नहीं होता है, मजबूरी में टिकट के चक्कर में, उसके चक्कर में खड़ा हो जाता है। इसलिए आकाश जी को उन्होंने क्या किया, जब लगा कि पहला मुकदमा उन पर यूपी के अंदर हो गया, तो उन्हें लगा कि मुकदमा हो जाएगा, उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने कहाँ भेजा, अब बताइए। सोच, मुझे लगा उनकी सोच होगी, उनको नेशनल लीडर बनाना है, उनको कोई उनके बाद वो उत्तराधिकारी एक बार घोषित कर चुकी है, बाद में सब पदों पर। अब हरियाणा में आपने उनको 100% लगा दिया। जब अभी उनको पहचान यूपी में, जहाँ तुम मजबूत हो, जहाँ जड़े हैं, उनको पहले यूपी में तो उनकी स्वीकार कर दो, एक ऐसी जगह लगा दीजिए। हाँ, उनको आप पहले, अब उपचुनाव भी थे तो आप कुछ मत करते, उनको आप देखिए 2 सीटें हैं, मीरापुर पश्चिम में आपकी पुरानी ज़मीन रही है, अब मीरापुर पर लगाते, खैर आपकी रिजर्व सीट रही है, अब वहाँ लगा देते। कोई और जगह आप सोच सकते थे, लेकिन 1-2 सीटों पर उसको फॉर सैंपल लगाकर पूरा लगा देते वहीं पे। अब ये नहीं कि वो सुबह निकल रहा, उसको दिल्ली, अगले दिन आ रहे, फिर वो दिल्ली, ऐसे नहीं होता चुनाव। तो ये आपने उन पर भरोसा तो किया नहीं, और देना भी सब चीज़ चाहते हो। अच्छा, चंद्रशेखर तो अपने कैंडिडेट्स के लिए ग्राउंड पे लगातार छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, तो क्या बहन जी आएंगी सभा करने उपचुनाव में? अभी तक तो अरविंद जी बीते दिन विसार दे, आप बहन जी की बात है, आकाश जी नहीं आएंगे, दोनों को मना कर, दोनों ने अपने प्रोग्राम मना कर दिए हैं यूपी के अंदर, उपचुनाव के अंदर मतलब। और उनके कौन है, मंडल लेवल के, और नहीं तो कोई वेस्ट, अब तो वेस्ट यूपी की प्रभारी भी नहीं रहे इनके। इसके पीछे क्या रणनीति है, क्यों नहीं आएंगे? यही आएंगे क्योंकि आप जो देख रहे हो, आप भी मेरे ख्याल से सीटें देख के आए हो, और मैं भी घूम के आया हूँ 2-4 जगह, मैंने भी घूमा, और लोगों से लगा था, क्योंकि अब तो ज़माना मोबाइल का, क्रांति का है, वीडियो कॉलर तमाम चीज़ लोगों से बात होती हैं, उसके मुताबिक बसपा आपको फाइट में नजर आ रही है आज की तारीख में। कल हो सकता है रिजल्ट परिणाम कुछ हो, लेकिन आपको अभी जो चुनाव, मैंने फिर मैं दोहरा रहा हूँ, एनडीए और इंडिया के बीच चुनाव नजर आ रहा है। यही लोकसभा में हुआ था, बसपा जब नहीं है, अगर वो आएंगे तो किसके मत्थे फूटेगा? ये मायावती और आकाश आनंद दोनों आए थे। अच्छा, एक केवल एक स्पेसिफिक सीट पे एक और आपका क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा कि क्या मीरापुर नगीना बन सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, आपके सवाल में 2 सवाल हो गए। मीरापुर नगीना बन सकता है, क्या मीरापुर में आज़ाद समाज पार्टी को करिश्मा कर सकती है? क्या मुसलमान दलित अधिक पिछड़ा गठजोड़ बन सकता है? एक सवाल आपका ये हो गया। दूसरा नगीना से मतलब ये भी हो गया कि बीजेपी वहाँ सेकंड उस पर थी, पोजीशन में थी, क्या बीजेपी उसको जीत सकती है? क्योंकि आरएलडी उसके साथ है, तो क्या वो आरएलडी को सीट बरकरार रह सकती है? वो तो बीजेपी को ही सीट है, आरएलडी का ये नाम मतमानी है, वो कैंडिडेट भी वहीं से लिया उन्होंने। तीसरा क्या, समाजवादी पार्टी ने जो सीट आरएलडी को जिताई थी, जो भाजपा का रोल में है, वो समाजवादी पार्टी रोल में थी 2022 में, क्या समाजवादी पार्टी अपनी सीट को हासिल कर पाएगी? तो नगीना तो देखो, मैं होता नजर नहीं आ रहा, मेरी अपनी सोच। क्योंकि
हालांकि ये भी इतिहास है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई जाति तो नहीं कहनी, समुदाय कहना चाहिए, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम, हिंदू में क्या जाति ज़्यादा है, मुसलमान में जाति अब हो गई है कम है। मुसलमान जो बढ़ता है वो बढ़ता है मुसलमान के नाम पे, है ना। हिंदू जो बढ़ता है वो बढ़ता है कास्ट के नाम पे, कि यहाँ जाट है, गुजर है, ब्राह्मण है, फला है, दलित है। मुस्लिम होता है अरे मुसलमान आ गया तो वहाँ एक को देते हैं, मुसलमान को दे देते हैं, मैंने मुसलमान दे दिया। वहाँ शेख, सैयद, मुगल, पठान, अंसारी वो नहीं देखते, वो गौण हो जाता है। तो वहाँ मुसलमान है 4 कैंडिडेट। लेकिन जो मेरी अपनी अब तक की वो है, हो सकता है कल वहाँ नगीना जैसी कोई बात बने थोड़ी बहुत, लेकिन अभी समय है। लेकिन मुझे जो लगता है चुनाव तो वहाँ भाजपा और सपा का है, ये तो कौन भारी मारेगा। ये बात लेकिन नुकसान सपा को जो सबसे ज़्यादा होगा, जो मुझे लगता है वहाँ AIM शायद वहाँ लोग नहीं पहुँच रहे। हालांकि कल जो मेरी जानकारी में है, अभी कुछ 24 घंटे पहले एक सभा हुई है, जिस समाज से उनके कैंडिडेट हैं AIM के, उस समाज ने कल कोई मीटिंग करके शायद ये कहा है। लेकिन समाज का कितना इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, या चंद लोग होंगे, या पार्टी जो उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, मुस्लिम अपने सुम्बुल को वोट देंगे। अगर वो थीम चलती है तो सुम्बुल और भाजपा वाले जो है मिथिलेश पाल कौन बाजी मारे, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से AIM जो तीसरे नंबर में मैं आज की स्थिति मान के चल रहा हूँ, मैं वहाँ नगीना, अब तो नगीना की बात कर रहे हैं फर्स्ट वाली बात, और मैं कर रहा हूँ चौथे नंबर की बात, तो वो जो स्थिति है वो कहीं ज़्यादा वोट पा गया मुसलमान है कहीं ना कहीं, तो फिर सुम्बुल को दिक्कत हो जाएगी, मिथिलेश पाल आसानी जाएगी। नहीं, ये 18 तारीख को जनसभा भी लग गई ओवैसी साहब के वहाँ पे, तो 18 में आएंगे, 16 में अखिलेश यादव आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, तो वो सिंबुल के लिए सभा करेंगे। खैर दोस्तों, पल पल इलेक्शन का पल्स बदलता है, और आखिरी वक्त तक EVM तक जाते जाते आदमी का मन बदल जाता है कई बार, और नतीजे अप्रत्याशित हो जाते हैं। बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार जाते हैं और बहुत मामूली से नेता चुनाव जीत जाते हैं, वोटर की चुप्पी से, वोटर की चुप्पी से। और ये हमने पिछले कुछ इलेक्शंस में देखा भी है। आप कमेंट बॉक्स में रिएक्शन जरूर दीजिएगा। क्या चंद्रशेखर, आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या चंद्रशेखर, जो BSP का जो कैडर वोट है, वो चंद्रशेखर की तरफ आने वाले 2027 तक पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगा? क्या BSP का वजूद खतरे में है? क्या आकाश आनंद नेता बन पाएंगे, या चंद्रशेखर आने वाले समय के दलितों के, मुस्लिमों के बड़े नेता हैं? धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। शादाब सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मैं भी यही बात जोड़ूंगा कि इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, रविंद्र जी की मेहनत को जो है उसको सफल हो, और आपकी बात को, आवाज़ को जो है बुलंदी मिले, उसको आसमान तक वो आवाज़ गूंजे, उसके लिए आप साथ दीजिए, इसको आइकन को दबाइए और इनकी जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सर, नमस्कार।